नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम मैकेनिकल एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो अगले दिन हमने देखे थे, उनको समझा था और फिर उनको डिफरेंट एग्जांपल्स पे अप्लाई करके उनको सॉल्व करने की कोशिश की थी और उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए थे। आज फिर उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज़ करते हुए एग्जांपल्स आप लोगों के सामने होंगी, उनको हम सॉल्व करेंगे और इस तरह प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी और मैकेनिकल एप्टीट्यूड का मसला ही सारा हल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ISSB में पहले दिन जब आप जाते हैं तो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ठीक है। उन इवेंट्स में इंटेलिजेंस, वर्बल और नॉन वर्बल के बाद आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड का एक टेस्ट होता है जिसको कुछ दिन पहले तक, कुछ साल पहले तक स्क्रीनिंग आउट टेस्ट भी कहा जाता था। जो बच्चा इंटेलिजेंस और मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में पास होता था वही फर्दर बाकी दिन वहाँ पे स्टे कर सकता था। जो बच्चा ये टेस्ट दोनों पास नहीं करता था उसको वहाँ से वो निकाल देते थे और वो नॉट रिकमेंडेड शुमार होता था। लेकिन अब कुछ दिनों से या कुछ रिसेंटली ये चेंज हुआ है कि अब निकालते तो नहीं हैं, लेकिन इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि ये इतनी ज़्यादा तो अहम है कि इसको पहले निकाल दिया जाता था। अब किसी हद तक काबिल कबूल है, लेकिन इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब भी बात की समझ आ रही है। बेशक उन्होंने कुछ अहमियत कम की होगी, लेकिन फिर भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो इसको हमने निहायत तवज्जो के साथ और एहतियात के साथ सॉल्व करना है। इसमें जो मेरा ख्याल है, जहाँ तक ना जितना कॉन्सेप्ट्स है ना, उससे ज़्यादा आपकी कॉमन सेंस यूज़ होती है। इसमें बिल्कुल छठी सातवीं वाला कॉन्सेप्ट होगा, छठी सातवीं पाँचवीं चौथी यही चीज़ें होंगी और जी बाकी सारी आपकी कॉमन सेंस इसमें इस्तेमाल होगी। इसमें और कुछ नहीं है जी। हमने ये पढ़े थे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के। एक हमने देखा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, एक हमने देखा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, दूसरा हमने मिरर इमेज को देखा था कि मिरर इमेज कौन सी होती हैं, और फिर हमने देखा था कि वाटर इमेज कौन सी होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लीवर बैलेंस को देखा, पुल्ली देखी, टॉर्क देखा और न्यूटन का दूसरा कानून F=ma देखा, ठीक है जी। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे आज हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन की एग्जांपल है और पिक्चर आप लोगों के सामने है कि जिस तरह घड़ी की सुइयां मूव कर रही होती हैं उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या मतलब इसका? क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसे कि जो एक घड़ी की सेकंड, मिनट और घंटे वाली सुई जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और उसके उलट जिस समत में घड़ी की सुइयां मूव कर रही हैं, अगर हम उससे उलट चलें तो उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी पढ़ें या एंटी, आपकी मर्जी है, ठीक हो गया। तीसरा हमने इसकी एग्जाम्पल को देखा था। एग्जाम्पल में हमने ये देखा था कि उसने हमें दिया हुआ है एक व्हील। उसने कहा था कि विच वे डज व्हील एक्स मूव। तीन किस्म के व्हील हमारे सामने हैं। कौन से हैं जी? तीन किस्म के व्हील हमें दिए गए हैं। उनमें से वो पूछ रहा है कि जो एक्स व्हील है वो किस समत में, किस डायरेक्शन में मूव करेगा। उसने हमें एक व्हील की डायरेक्शन दी हुई है। क्या दिया हुआ है? एक व्हील की डायरेक्शन दी हुई है और बाकी उसने कहा है कि एक्स व्हील की डायरेक्शन मुझे बताएं। अच्छा, अगर देखें हम जिस व्हील की हमें उसने डायरेक्शन दी हुई है उस व्हील की डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, अगर उसकी एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके बिल्कुल जो बराबर व्हील दिया गया है उसकी क्या डायरेक्शन होगी? उसकी क्लॉकवाइज होगी। दोबारा सोच लें, उसकी भी एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक हो गया। अच्छा, और जो एक्स व्हील है उसकी क्या डायरेक्शन होगी अगर उसकी एंटी क्लॉकवाइज है? तो अब देखें जरा,
एंटी क्लॉकवाइज होगी, इसकी भी एंटी क्लॉकवाइज होगी। बात की समझ आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट्स इस तरह एग्जाम्पल्स में हमने देखना है और इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे हमारे पास आते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के। आगे हम मजीद भी सॉल्व करेंगे, फिलहाल ये एक एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे क्या होते हैं, आया करते हैं। उसके बाद मिरर इमेज है हमारे पास। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इमेज ऐसा होता है जिनको हम मिरर में देखें तो वो हमें अलग तरीके से नज़र आता है। मिसाल के तौर पर जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, हम अगर अपना दायां हाथ उठाएं तो शीशे में हमें बायां हाथ उठता नज़र आता है, ठीक है। इसी तरह लेटर्स जो होते हैं, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, उनकी भी मिरर के अंदर अलग तरीके से इमेज आती है। क्या आती है? अलग तरीके से इमेज आती है। उस इमेज को हम बोलते हैं ये मिरर इमेज है। मिसाल के तौर पर ए की मिरर इमेज आप लोगों के सामने है, ठीक है। बी की क्या है, वो भी आप लोगों के सामने है। अब होता क्या है, जिस तरह हम एक कॉपी का वर्क उलटते हैं ना, बिल्कुल सेम लाइक इसी तरह इमेज मिरर में चेंज हो जाती हैं। अब देखें ए की डायरेक्शन उसने कैसे चेंज की कि ए के इस सिरे को कॉपी के वर्क की तरह पलट के उसने दूसरी साइड पे कर दिया। बात की समझ आ रही है। और अगर बी को हम देखें तो बी के राइट साइड वाले हिस्से को उसने कॉपी के वर्क की तरह पलट के दूसरी साइड पे कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि मिरर इमेज में हमारे पास जो इमेज चेंज होती है वो किस तरह चेंज होती है, राइट टू लेफ्ट। किस तरह चेंज होती है? राइट टू लेफ्ट। अब वो आपसे पूछेगा कि बताएं कि ये जो फलां चीज़ पड़ी हुई है इसकी मिरर इमेज कौन सी है। और एक दूसरी किस्म होती है इमेज की, वो होती है वाटर इमेज, क्योंकि चीज़ों का अक्स पानी में और तरह से दिखाई देता है और शीशे में, मिरर में और तरह से दिखाई देता है। इन दोनों में डिफरेंट है। बात की समझ आ रही है। तो इस चीज़ को वो फ़र्क मालूम करने के लिए, आपकी कॉमन सेंस चेक करने के लिए कि आप कितने कॉमन सेंस रखने के मतलब आपकी कितनी कॉमन सेंस है, इसको चेक करने के लिए वो वाटर और मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट को देखता है। हालांकि ये बच्चों वाली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बात की समझ आ रही है। ये आपने सारे देखने हैं, सारे अल्फ़ाबेट्स के किस तरह की हर अल्फ़ाबेट की वाटर इमेज कौन सी होती है, मिरर कौन सी होती है, और कौन से ऐसे हैं जो वाटर इमेज में सेम रहते हैं और कौन से ऐसे हैं जो मिरर इमेज में सेम रहते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं आता। बात की समझ आ रही है। तो ये चीज़ें आपने देखनी। उसके बाद ये हमारे पास वाटर इमेज है। वाटर इमेज में हमारे पास क्या होता है, चीज़ें ऊपर से नीचे मूव करती हैं। क्या होता है? ऊपर से नीचे। क्या क्या मतलब इसका? ए का ऊपर वाला सिरा उठा के हमने नीचे कर देना है। क्या कर देना है? ए का ऊपर वाला सिरा उठा के हमने नीचे कर देना है, तो हमारे पास वाटर इमेज बन जाएगा। देख लें सारे के सारे लेटर ऐसे ही हुए हैं। बी को उसने क्या है, उसका ऊपर वाला सिरा नीचे कर दिया, सी का भी, डी का भी, ई का भी, एफ का भी, सारे अल्फ़ाबेट्स का इस तरह उसने किया हुआ। तो वाटर के जब हम वाटर इमेज की बात करते हैं तो उस वक्त चीज़ों को हम किस तरह मूव करवाते हैं? ऊपर से नीचे, ठीक है ना। और जब हम बात करते हैं किसकी, मिरर इमेज की, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट। ये चीज़ आपने अपने माइंड के अंदर रख लेनी है, दो चीज़ें, कि मिरर इमेज में कैसे चीज़ें चेंज हो रही होती हैं और वाटर इमेज में कैसे चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। बात की समझ आ रही है जी। अब ये सवाल कैसे आता है हमारे पास, ये उसने 3 किस्म के क्लॉक दिए हुए हैं। क्या किया हुआ है? 3 किस्म के क्लॉक दिए हुए हैं और वो पूछ रहा है कि इनमें से बताएं कि मिरर इमेज वाला क्लॉक कौन सा है। क्या है? मिरर इमेज वाला क्लॉक कौन सा है। अब अगर हम पहले क्लॉक को देखें, वो तो सेम टू सेम जिस तरह एक सिंपल क्लॉक होता है उसी तरह ही है, उसमें कोई चेंजिंग उसने नहीं की हुई। बात की समझ आ रही है? सी है ना। और बी कौन सा है भला, ये बताया मुझे। बी वाटर इमेज, गुड हो गया। बात की समझ आ गई है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास वहां पे आते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास लीवर बैलस। क्या है? लीवर बैलस। लीवर बैलस में वो हमारे पास एक रॉड देगा, उसको एक फिल्क्रम के ऊपर रखेगा। ये जो नीचे पत्थर बना हुआ है ना, ये दरअसल हमारे पास एक फिल्क्रम है। इसको क्या बोलते हैं? फिल्क्रम। ये भी सवाल आता है, ये भी मैकेनिकल एप्टीट्यूड में सवाल आता है कि लीवर बैलस जिस चीज़ के ऊपर रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको फिल्क्रम बोलते हैं। ये भी अपने माइंड में अच्छी तरह बात को बिठा लें। अच्छा जी,
वो क्या कहता है कि वो कहता है कि एक हमारे पास वेट 1 है। ये मैंने आपको सारा फार्मूला सारी बात अगले दिन वाइट बोर्ड पे बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करवाई थी, याद है ना आप लोगों को, और हमने इसके एग्जाम्पल भी अच्छे तरीके से सॉल्व की थी। आज जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूं कि एक हमारे पास वेट 1 है, दूसरा कौन सा है, वेट 2 है, और जो फिल्क्रम से ये वेट 1 का फासला है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस 1। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस 1। और जो फिल्क्रम से वेट 2 का फासला है, जितना दूर वेट 2 पड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं ये वेट 2 है, D2 है। क्या है, D2 मतलब डिस्टेंस 2 है। अब इसकी एक हमारे पास फार्मूला है, एक मसावात है, एक इक्वेशन है, वो ये है कि D1 W1 इज इक्वल टू D2 W2। अब क्वेश्चन किस तरह से हमारे पास आता है, क्वेश्चन ये आता है कि वो हमें W1 भी दे देता है, मतलब वो ये कहता है कि एक 5 किलो का वजन फिल्क्रम रॉड की एक साइड पे पड़ा हुआ है, उसके बाद उसका जो फासला है फिल्क्रम से वो जी 3 मीटर है, दूसरी साइड पे एक जिस्म हमने रखना है जी 4 मीटर के फासले पर। बताएं उस जिस्म का वजन कितना होगा, क्या होगा, उसका वजन कितना होगा, उस बॉडी का वजन कितना होगा, वेट कितना होगा, हमने वेट मालूम करना है। तो जो ऊपर इक्वेशन दी गई है उसी इक्वेशन को यूज करते हुए हमने कीमतें पुट करके जो चीज हमें मालूम होगी उसको बराबर की एक साइड पे लेके चले जाना है, और जो चीज हमें मालूम नहीं होगी उसको हमने बराबर की दूसरी साइड पे रख के इसको सॉल्व करके हमने जवाब निकाल लेना। इस तरह का सवाल आता है हमारे पास। कैसे, फिल्क्रम है, फिल्क्रम दरमियान में पड़ा हुआ है, एक तरफ 50 किलोग्राम का वजन है, दूसरी तरफ 120 का है। 50 किलोग्राम वाले का फासला उसने हमें नहीं दिया, क्या नहीं दिया, फासला उसने कहा है कि आप लोगों ने खुद ही मालूम करना है, और जो 120 वाले का है उसका हमें उसने फासला बता दिया है कि ये 5 मीटर के फासले पर है। कितने मीटर के फासले पर है, 5 मीटर के फासले पर है। अच्छा जी, अब वो कहता है कि आगे मुझे नहीं पता, आप लोगों ने सॉल्व करना है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाएगा, तस्वीर बनी हुई होगी, आपने सॉल्व करनी है। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, जो फार्मूला मैंने आपको बताया वही फार्मूला यूज करना है कि W1 D1 इज इक्वल टू W2 D2। अब W1 हमारे पास कितना है, 120, कितना है, 120। उसके बाद W2 हमारे पास D1 हमारे पास कितना है, 5। ठीक हो गया। जहां जहां पे हमने W1 की जगह पे W1 की कीमत लिखी, D1 की जगह पे D1 की कीमत लिखी, फार्मूले में कीमतें पुट कर रहे हैं और कोई नया गुल नहीं खिला रहे। ठीक है जी। उसके बाद बराबर की जगह बराबर लग गया। अब हमने क्या किया, W2 की जगह पे W2 लिखा, कितना हमारे पास वो 50। ठीक है। अब हमने मालूम क्या करना है, D2 हमने मालूम करना है। बेशक आप उसको D2 लिखें, आप उसको X लिखें, आप उसको Y लिखें, आप उसको Z लिखें, जो मर्जी लिख लें, इससे ये मैटर नहीं करता। मकसद क्या है हमारा कि हमने उसको फाइंड आउट करना। क्या मकसद है हमारा, फाइंड आउट करना है। अब बेशक इसकी जगह पे आप D2 लिख लें, इस चीज से परेशान नहीं होना कि ये X वाला चक्कर कहां से आ गया। ठीक हो गया। अब मैंने आपको बताया है कि जो जो चीजें हमें मालूम होगी उनको हमने बराबर की एक साइड पे करना है, और जो चीज हमें नहीं मालूम होगी उसको बराबर की दूसरी साइड पे रखना। अब उसने पहले क्या किया, 120 को 5 से ज़रब दी तो हमारे पास क्या जवाब आ गया, 500, 600। और दूसरी साइड पर हमारे पास 50x उसी तरह खड़ा हुआ। अब 50 इधर ज़रब हो रहा है x के साथ। मैंने आपको कहा है कि ये चीज़ हमें मालूम है, इसको हमने बराबर की दूसरी साइड पे ले जाना है, और जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसको बराबर की एक साइड पे रखना। समझ रहे हैं बात को। अब चाहे x को उधर ले जाएं, ये 600 को इधर ले आएं, जो आपको मुनासिब लगे, मकसद एक ही है। अच्छा जी, क्या होगा, 50 दूसरी साइड पर जाकर 600 के साथ ज़रब होगा या तकसीम होगा, तकसीम होगा। क्यों, क्योंकि वो बराबर की इस साइड पर क्या हो रहा है, ज़रब हो रहा है। जब वो दूसरी साइड पर जाएगा तो तकसीम होगा, और तकसीम के नतीजे में हमारे पास x की वैल्यू, जिसका मतलब ये है कि D2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 12 आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास पुल्ली का कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया था कि अगर
हमारे पास दो किस्म की पुली होती है, एक होती है सिंपल पुली, एक होती है कंपाउंड पुली। क्या होती है? सिंपल पुली, कंपाउंड पुली। अब सिंपल पुली में क्या होता है कि जितना वजन होगा उतनी ही हमें दूसरी साइड पर फोर्स लगानी पड़ेगी। क्या होगा? जितना एक साइड पर वजन होगा उतनी ही हमें दूसरी साइड से क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन जब बात आ जाती है कंपाउंड पुली की, किसकी आ जाती है? कंपाउंड पुली की, तो उसमें हमारे पास दो किस्म की पुलियां यूज हो रही होती हैं। एक होती है फिक्स्ड पुली जो कि मूवमेंट नहीं कर रही होती, सिर्फ अपनी जगह पे ही घूम रही होती है, और दूसरी हमारे पास होती है मूवेबल पुली, वो वेट के साथ साथ ऊपर मूव कर रही होती है। क्या कर रही होती है? वेट के साथ साथ ऊपर मूव कर रही होती है। अब उसका बेनिफिट क्या है, उसका हमें फायदा क्या है? उसका फायदा हमें यह है कि अगर तो हमने कंपाउंड पुली यूज की होगी तो जितना वजन होगा उससे हाफ फोर्स हमें लगानी पड़ेगी। पुली का मकसद क्या है? अपनी आसानी पैदा करना, बड़े बड़े जिस्म को थोड़ी फोर्स के साथ ऊपर उठा लेना, लिफ्ट कर लेना। तो जब हम कंपाउंड पुली को यूज करेंगे तो अगर तो हम दो पुलियां यूज कर रहे हैं तो हमें हाफ फोर्स लगानी पड़ेगी, और अगर हम कंपाउंड पुली में 3 पुलियां यूज कर रहे हैं तो हमें उससे भी कम, मतलब 3 गुना कम फोर्स लगानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं 100 किलोग्राम का वजन उठाता हूं या 100 न्यूटन का वजन उठाता हूं, क्योंकि वेट का यूनिट तो न्यूटन होता है, ठीक है ना। अगर मैं 100 न्यूटन का वेट उठाता हूं तो अगर मैंने सिंपल पुली इस्तेमाल की हुई है, जिस तरह मेरे पास राइट साइड में है, तो मुझे 100 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मैं कंपाउंड पुली यूज करता हूं जिसमें 2 पुलियां होगी, एक फिक्स और दूसरी क्या होगी? मूवेबल, तो मुझे आधी फोर्स लगानी पड़ेगी, मतलब 50 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी। कितनी लगानी पड़ेगी? 50 की। और अगर मैं 3 पुलियां यूज कर लेता हूं, उसमें क्या होगा? एक भी फिक्स होगी, दूसरी भी फिक्स होगी, और तीसरी कौन सी होगी? मूवेबल होगी। और अगर मैं 3 पुलियां यूज करता हूं तो फिर मुझे 3 गुना कम फोर्स लगानी पड़ेगी, मतलब मुझे 33.3 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी। ये पुली का कॉन्सेप्ट है। आपके पास सवाल इस तरह का आ जाता है कि वो उसने 4 पुलियां बनाई होंगी, वो क्या कहेगा कि इसमें से हमें सबसे कम किस पे फोर्स लगानी पड़ेगी। तो आपने कॉमन सेंस को और इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ये देखना है कि पुलियों की तादाद किस में ज्यादा है। क्या है? पुलियों की तादाद किस पिक्चर में ज्यादा है, उस पिक्चर में फोर्स कम लगेगी। लेकिन यह भी जहन में रखना है कि जिस पिक्चर में पुलियों की तादाद ज्यादा है उसमें वेट कितना दिया हुआ उसने, जो हमने उठाना है। अब यह भी तो हो सकता है कि बाकियों सारों में उसने जी 10-10 किलोग्राम का वजन उठाने को कहा हो, और जिसमें 4 पुलियां दी हो उसमें वो 1200 का वजन उठवा रहा हो आपसे, और आप लोग कह रहे हैं जी ज्यादा पुलियां जिसमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो दिमाग को हाजिर रख के अपने इस चीज को देखना है कि कितनी कम फोर्स लगानी पड़ेगी हमें। क्यों? वेट को भी देखना है और पुलियों की तादाद को भी देखना है। बात की समझ आ गई? अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास टॉर्क है। क्या है? टॉर्क। टॉर्क दरअसल हमारे पास एक फोर्स का नाम है। क्या है? फोर्स के नतीजे में एक असर पैदा होता है, उसको हम बोलते हैं टॉर्क। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, और अगर आप लोगों का शौक हुआ तो किसी दिन ये भी पढ़ लेंगे, ठीक है। फिलहाल जो बात मैंने आपको समझानी है वो ये है कि इस तस्वीर में जो कि हमारे पास मूव कर रही है, इसमें अगर हम देखें तो हमें एक तो यहां पे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 चीजें दी हुई हैं। कौन सी? एक तो फोर्स है और दूसरी हमारे पास क्या है? रेडियस, ठीक है जी। फोर्स है और दूसरी कौन सी है? रेडियस है। अब जितनी ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे, क्या करेंगे? जितनी ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा टॉर्क पैदा होगा। ये बात आपने ज़हन में बिठा लेनी। जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा टॉर्क पैदा होगा। और दूसरी बात, जितनी ज्यादा इसकी लेंथ होगी, मतलब यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस कहां पे हो रहा है? जहां पे नट है, ठीक है। और हम फोर्स कहां पे लगा रहे हैं? जहां पे रेड कलर का तीर बना हुआ है। बात की समझ आ रही है? तो जितनी ज्यादा फोर्स
और टार्क जहाँ पे पैदा हो रहा है उसका डिस्टेंस होगा, टार्क उतना ज़्यादा पैदा होगा। वो कैसे? जैसे मिसाल है कि जब हम छोटी चाबी के साथ नट को खोलते हैं तो हमें ज़्यादा मुश्किल होती है। क्या होता है? ज़्यादा मुश्किल होती है। और जब हम बड़ा पाना या बड़ी चाबी यूज़ कर लेते हैं नट को खोलने के लिए तो आसानी हो जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जब इसका रेडियस बढ़ता है, क्या बढ़ता है? रेडियस बढ़ता है, मतलब जहाँ पे टार्क प्रोड्यूस होगा, गर्दिशी असर प्रोड्यूस होगा, जहाँ पे मूवमेंट प्रोड्यूस होगी वो जगह, और जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे होंगे वो जगह, उन दोनों के दरमियान जितना ज़्यादा फासला होगा टार्क उतना ज़्यादा पैदा। उसके बाद है हमारे पास न्यूटन का दूसरा कानून Fa = ma। इसमें मैंने आपको बताया था कि सिंपल सी बात है कि उसने आपको एक जी बता देना है कि फोर्स जब ज़्यादा होती है तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो वो मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि वो गेंद को ऊपर उछालेगा तो पूछेगा कि किस मकाम पर इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है। अच्छा जी, अब हमारे पास है जी एग्जांपल्स। अब हम एग्जांपल को सॉल्व करने की जाने बढ़ते हैं। ये बारी बारी आप में से एक एक बच्चा सॉल्व करेगा इसको, और जो ना समझ आए उसको सब मिलकर सॉल्व कर लेंगे। चलें जी, फ्रंट से एक खड़ा हो जाए और इसको ऊंची आवाज़ में पढ़े भी सही और इसको सॉल्व भी करें। फ्रंट वाला खड़े हो जाए भाई, आप कोर्ट वाले खड़े हो जाए राइट साइड पे जी। Which pair of scissors will be more hard to use? हाँ जी, वो कह रहा है कि इन सारी कैंचियों में से कौन सी कैंची ऐसी होगी जो इस्तेमाल करने में ज़्यादा दिक्कत होगी, ज़्यादा मुश्किल होगी। जी बताइए, क्या क्या जवाब है इसका? जिससे जो बोले ना सवाल वही बताया, अगर उसको ना आए तो फिर दूसरा हैंड रेज करके बता सकता है। जल्दी बताए। सी, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसमें देखे ना कि उसकी जगह ही बिल्कुल छोटी सी बनी हुई है, उसको पकड़ने में मुश्किल होगी। बाकी सारी कैंचियों की जगह उसने क्या दी हुई है? ज़्यादा दी हुई है। इसमें क्या चीज़ है? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉमन सेंस है। क्या है? कॉमन सेंस है। अच्छा जी, नेक्स्ट पर्सन जो है ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा जी। Which is the most suitable tool for breaking up कंक्रीट। concrete? पत्थर को तोड़ने के लिए हमारे पास कौन सा बेहतरीन हथौड़ा हो? 2 नंबर। 2 नंबर, बिल्कुल ठीक है ना। Yes, sir. 2 नंबर हथौड़ा है। अच्छा जी, उसके बाद ये जी, अब वो हमसे पूछ रहा है जी थर्ड पर्सन, मैं आपको चलो क्वेश्चन पढ़ के दे देता हूँ। वो ये हमसे पूछ रहा है कि इन दिस सर्किट, ये हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, एक कनेक्शन दिया हुआ है तार का, जिसमें हमारे पास बल्ब लगे हुए हैं। वो कह रहा है कि हाउ मैनी स्विच नीड टू बी क्लोज्ड टू लाइट अप वन बल्ब। वो कह रहा है कि किसी एक बल्ब को जलाने के लिए हमें कम अज कम कितने स्विच क्लोज करने पड़ेंगे जी? कितने? कैसे, कोई समझा सकता है मुझे? फर्स्ट और लास्ट को क्लोज कर दे तो जल जाएगा वो फर्स्ट वाला भी और लास्ट वाला भी जी। और अगर हम सिर्फ फर्स्ट वाले को क्लोज करेंगे तो फिर नहीं जलेगा, नहीं करेगा। ठीक है ना। या तो फर्स्ट और लास्ट वाले को क्लोज कर दें, या फिर फर्स्ट और सेकंड वाले को क्लोज कर दें, या फिर फर्स्ट और थर्ड वाले को क्लोज कर दें, ठीक है ना। कम अज कम हमें 2 स्विच क्लोज करने पड़ेंगे, तभी हमारे पास सर्किट क्या होगा? कंप्लीट होगा। और लाइट बल्ब या करंट का बहाव सिर्फ उसी वक्त मुमकिन होता है, उसी वक्त होता है जब क्या होता है? सर्किट कंप्लीट होता है। सर्किट कहीं से ब्रेक नहीं होता, कहीं से खुला हुआ नहीं होता। मिसाल के तौर पर हमारे पास पंखा चल रहा हो और मैं क्या करूं, दरम्यान से तार को काट दूं तो पंखा चलेगा? नहीं, उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक तार क्या होगी? कंप्लीट नहीं होगी। अच्छा जी, ये वो कह रहा है कि विच रॉक विल गेट वार्मर इन द सन, कि सूरज में सबसे ज़्यादा जल्दी कौन सा पत्थर गर्म होगा? क्यों, क्या वजह? अच्छा जी, ये भाई आप सॉल्व करेंगे। ये पिछली लाइन में जो राइट नंबर पे बैठे हैं, वो कह रहा है कि इफ़ गियर्स आर कनेक्टेड बाय अ चेन और बेल्ट देन दे मूव। अगर वो किसी चेन और बेल्ट के साथ कनेक्ट किए जा रहे हैं तो
अगर इस तरह का हो तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे या अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे? सेम में मूव करेंगे। कौन कौन इस बात से एग्री करता है जी? बाकी Yes. In the same direction. इन द सेम डायरेक्शन बाकी भी हाथ खड़ा कर दे, कौन कौन इससे एग्री करता है? सारे का। ये दरमियान वाले भाई का हाथ नहीं खड़ा हुआ। चलें ठीक है। अच्छा जी, अब ये भाई आप ये दरमियान में बैठे हुए हैं, Who of them carry more load? कौन ज्यादा वजन उठा रहा है, कौन अजाब पे चढ़ा हुआ है? Lady. हाँ, लेडी या मैन? यहाँ से पता कैसे चल रहा है कि लेडी कौन सी है और मैन कौन सा है? ये तो बताए ना। बालों की ये चीज है कॉमन सेंस। ये क्या है? ये है कॉमन सेंस, ठीक है ना? यहाँ आप अपनी कॉमन सेंस यूज करते हैं। बालों की ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी ये सवाल इंतहाई आसान है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको देखना है आप लोगों ने। वो कह रहा है कि विच 3 रोप्स सपोर्टिंग टू हॉरिजेंटल बार, ये जो हॉरिजेंटल बार हमारे पास लगा हुआ है एक्स एक्सिस में, ठीक है ना, जिसके साथ हमने वेट भी लटकाया हुआ है, वो कह रहा है कि इसको हमने क्या किया हुआ है, बांधा हुआ है 4 रस्सियों की मदद से। किन की मदद से? 4 रस्सियों की मदद से। कह रहा है कि हॉरिजेंटल बार कैन बी रिमूव्ड विदाउट द लोड कमिंग डाउन। आपने 3 रस्सियों को हटा देना है। क्या कर देना है? 3 रस्सियों को हटा देना है तो वेट नहीं गिरना चाहिए। क्या करें? वो जो इस तरह का हमारे पास लगा हुआ है ना, कतार की शक्ल में जो हमारे पास बना हुआ है, वो कह रहा है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। कौन सी 3 रस्सियां हम हटाएं तो ये नीचे नहीं गिरेगा? BCD. रस्सी है भाई, डंडा नहीं है। ये भी देखें, CD और A. Last one. ये देखें भला, ABD के बारे में सोचें भला। नहीं ACD क्यों? BAD के बारे में क्यों नहीं हो सकता? अगर हम बी हटाएंगे अच्छा, वो ऊपर चली जाएगी बस। क्यों ऊपर चली जाएगी? सी खड़ी नहीं है इसको उठाने के लिए। सी क्या करेगी? सी इसको पकड़े हुए नहीं है, क्यों ऊपर जाएगी? उसका दिमाग खराब है। रस्सी है ना, डंडा तो नहीं। हाँ, तो रस्सी उसको पकड़े हुए है ना, वो ज्यादा सख्त हो जाएगी जब हम बी को हटाएंगे। नहीं, मर्जी वाली बात नहीं है। ABD के बारे में सोचे, मैं कह रहा हूँ ABD के बारे में। अगर हम A को भी हटा दें, B को भी हटा दें, D को भी हटा दें तो C इसको कंट्रोल कर सकता है। जरा सोचें, गौर करें। ये भी कर सकते हैं। हाँ, अगर हम क्या करें? नहीं, A नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि A, अगर हम A को हटा मतलब रखते हैं ना, एक सेकेंड, हाँ A भी कर सकता है। BCD और A भी कर सकता है। अगर हम BCD को हटा दें तो A भी कर सकता है, लेकिन BCD वाला ऑप्शन दोनों एंड वाला देखें, ABD और BCD दोनों दिए हुए, उसने नहीं दिए हुए। एंड वाला ठीक है। बात की समझ आ रही है? अब कौन कह रहा था कि नहीं जी ये नहीं हो सकता, सी नहीं उठा सकता इसको? ये भाई नहीं मान रहे थे। अच्छा जी, ये आगे हमारे पास बेकिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट छोटा सा। जब ना रोड के ऊपर ना मोड़ बनाया जाता है ना, तो उसमें ना एक साइंटिफिक लॉजिक यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंसानी जिस्म का जो मोमेंटम होता है ना, उसको काबू में रखने के लिए एक ना मतलब साइंटिफिक टर्म यूज़ की जाती है, उसको हम बोलते हैं बेकिंग ऑफ रोड। मतलब रोड जब मोड़ पे बनाया जाता है तो रोड की एक साइड को ऊपर किया जाता है और दूसरी साइड को नीचे, और ढलवान की शक्ल में बनाया जाता है। ठीक है? क्या बनाया जाता है? ढलवान की शक्ल में। तो जिस साइड पे गाड़ी मुड़ रही होगी वो साइड नीचे होगी, वो साइड क्या होगी? नीचे होगी। और जिस मतलब उससे जो उलट साइड होगी वो क्या होगी? ऊपर होगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब अगर देखें गाड़ी A से D की तरफ मूव कर रही है,
क्या कर रही है? ए से डी की तरफ मूव कर रही है। तो ये बताएं कि कौन सी साइड जो वो ऊपर होगी और कौन सी साइड नीचे होगी? जी। और अगर वो डी से ए की तरफ मूव कर रही है तो फिर भी यही बात, क्योंकि उसकी मुड़ने की डायरेक्शन सेम है। क्या है? मुड़ने की डायरेक्शन सेम है। तो ये इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? बेकिंग ऑफ रोड। ये कॉन्सेप्ट भी आपके पास तकरीबन 3, 4, 5 सवाल भी कभी आ जाते हैं। इस चीज को माइंड में रखना है। बात की समझ आ गई? बेकिंग ऑफ रोड का क्या मतलब है कि जिस साइड पे गाड़ी मुड़ेगी वो साइड नीचे होगी, वो साइड क्या होगी? नीचे होगी। और उससे जो उलट साइड होगी वो ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि गाड़ी का मोमेंटम, जब पता है क्या होता है, गाड़ी मुड़ रही होती है ना, तो मुसाफिर उससे दूसरी साइड पर झुक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दूसरी साइड पर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जिस्म का मोमेंटम होता है। मोमेंटम दरअसल एक जिस्म की ऐसी खासियत होती है, ठीक है ना, वो जिस्म क्या चाहता है कि वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में चलता रहे, उसको कोई छेड़े ना। वो पहले सीधा मूव कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही बस मुड़ती है जिस्म चाहता है कि वो क्या करे, उसी तरह रहे। जब बस में खड़े खड़े अचानक ब्रेक लगती तो सारे मुसाफिर आगे को जा पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जिस्म ये चाहता है, मोमेंटम को कंट्रोल करना चाहता है। जिस्म चाहता है कि वो जिस स्पीड से बस पहले चल रही थी उसी तरह चलती रहे। इस वजह से वो आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। इसका एक और भी कॉन्सेप्ट है कि अगर हम एक गिलास लें, गिलास के ऊपर गत्ता रखें, गत्ते के ऊपर 3-4 सिक्के रख दें और उस गत्ते को तेजी से हटाएं, तो वो जो सिक्के हैं ना, वो थोड़ी सी देर के लिए वहां पे पड़े रहेंगे, उसके बाद गिलास के नीचे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो अपनी तब्दीली के खिलाफ मुजामत पैदा करता है। हर जिस्म अपनी तब्दीली के खिलाफ मुजामत पैदा करता है। अगर कोई हरकत कर रहा है तो वो चाहता है वो हरकत में रहे, और अगर कोई रेस्ट में पड़ा हुआ है तो वो चाहता है वो क्या करे? रेस्ट में पड़ा रहे। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए कि अगर तो मतलब रोड इस तरह बनाया जाता कि जिस साइड पे बस मुड़ रही होती उससे दूसरी साइड पे अगर हम उसको नीचे कर देते तो मुसाफिरों का झुकाव भी उसी साइड पे होना था, और अगर रोड भी उसी साइड पे नीचे होता तो बस का क्या खतरा था? उलट जाने का। ठीक है। जब हम मोड़ लेते हैं ना तो मुसाफिरों का झुकाव ऊंची साइड वाली तरफ होता है। किस साइड पे होता है? जहां पे रोड क्या है? ऊंचा है। और बस का झुकाव किस साइड पे हो रहा है? मुड़ने की वजह से जो साइड क्या है? नीची है। तो मुसाफिरों का झुकाव उधर, बस का झुकाव इधर। इन दोनों की वजह से बैलेंस हो जाता है और वो आराम से मोड़ ले लेती है। जी, ये बताएंगे सवाल पढ़ के। कौन बच्चा रह गया? ये बच्चे रह गए। आप रह गए ना? जी पढ़े। जी, एरोप्लेन से, जहाज से हमें कौन सी चीज, कौन सी गाय जो है ना वो आसानी से नजर नहीं आती? नहीं। मैं बताता हूँ। जो काला रंग होता है ना वो एरोप्लेन से कम नजर आता है। ये आपने कॉन्सेप्ट बिठा। काला रंग क्या करता है? एरोप्लेन से कम नजर आता है। जब हम एरोप्लेन पे बैठे होते हैं तो व्हाइट कलर जो होता है वो तो इल्यूमिनेट कर रहा होता है, चमक रहा होता है, आसानी से नजर आ जाता है। लेकिन एरोप्लेन पे, जमीन पे ज्यादातर हमें अंधेरा दिखाई देता है। बात की समझ आ रही है ना? तो उस अंधेरे की वजह से ये काला रंग उसमें छुप जाता है, वो हमें कम दिखाई देता है। अब यहाँ पे तो गाय बनाई उसने, बाज़ औक़ात वो पत्थर बना देगा, बाज़ औक़ात वो कुछ और चीज बना देगा। तो आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि सबसे कम नजर हमें क्या आता है? काला रंग। उसके बाद हमें जो कम नजर आता है वो क्या है? ग्रीन कलर है। कौन सा? ग्रीन। क्योंकि जमीन पे हमें ग्रीनरी नजर आ रही होती है, और अगर तोता सब्ज पत्तों में बैठा हो तो दिखाई नहीं देता। बात की समझ आ रही है? तो इसकी वजह से भी हमें वो ग्रीन कलर भी कम नजर आता है। ये दो कॉन्सेप्ट आपने अपने ध्यान में रखने। उसके बाद है ये, वो कह रहा है कि विच स्लाइड ऑफरिंग द लीस्ट रेजिस्टेंस टू द वेट। वेट को रेजिस्टेंट कहते हैं, मुजामत को, रुकावट को। किसको बोलते हैं? किसी चीज के आगे कोई रुकावट खड़ी करना, मुजामत करना, उसे रोकने की कोशिश करना, उसकी मुखालफत करना। क्या करना? उसकी मुखालफत करना। अब वो कह रहा है कि ये 4 स्लाइड्स बनी हुई हैं, इनमें से कौन सी स्लाइड ऐसी है जो बहुत कम रेजिस्टेंस शो करेगी और पत्थर आसानी के साथ नीचे सिरक जाएगी? बी। बात की समझ आ गई है? इसमें भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या चीज है? कॉमन सेंस। क्यों? क्योंकि अगर ए को देखें तो ए का उसने डिस्टेंस ज्यादा दिया, वो बड़े सुकून से नीचे आएगी। सी में और ज्यादा सुकून से आएगी, डी में भी इसी तरह है। लेकिन बी में क्या है कि वो बिल्कुल आराम से नीचे गिर जाएगी।
क्योंकि उसने उसकी नीचे वाला हिस्सा क्या किया हुआ, ज़्यादा ऊपर किया हुआ। इसमें रेजिस्टेंस क्या करेगी, कम शो करेगी। जी बड़ा औखा सवाल आ गया भाई। वो कह रहा है कि विच रोप इज बेस्ट एंड इजीएस्ट टू पुल ओवर द मैस। इस मैस को, इस जो ईंटों वाला भट्ठा बना हुआ है हमारे सामने, इसको हमने कि गिराना है जमीन पे। कौन सी रस्सी की मदद से हम आसानी से गिरा सकते हैं? ठीक है, कौन सा जी? ए। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट रॉकेट साइंस यूज किया आप लोगों ने? कॉमन सेंस। क्या यूज किया? कॉमन सेंस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। सिंपल सी बात है कि अगर हम सबसे ऊपर वाली रस्सी को खींचेंगे तो आसानी से ये नीचे गिर जाएगा। ये लाजमी नहीं कि ईंटों वाला भट्ठा है, ये कोई फिल्क्रम या कोई मैस हो सकता है, मैंने मजाक के तौर पर वो कहा है, ठीक है ना। अगर वो भी हो तो आसानी से तो हम उधर से उसको गिरा सकेंगे ना, नीचे से तो उखाड़ते रहें तो फिर तो लगे रहेंगे। जी आज के लिए इतना ही। नहीं अभी रहते हैं हमारे पास जी, बस 2 ही रहते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। 3 रह गए बस। ये अच्छा जी, ये हमारे पास फिर आ गया सर्किट वाला कॉन्सेप्ट, और ये आप सब लोगों ने मिलकर सॉल्व कर। वो कह रहा है कि अगर स्विच ए को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, जिस जगह पे आपको पीला निशान नजर आ रहा है ना, वो स्विच ए है। वो क्या है? स्विच ए है। वो कह रहा है कि अगर हम स्विच ए को क्लोज कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, ऑन का मतलब यही है कि क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। जब हम स्विच, आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई? किस किस बच्चे ने फिजिक्स पढ़ी हुई है? सबने पढ़ी हुई है ना। फिजिक्स में क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब हम सर्किट क्लोज करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? स्विच ऑन हो गया। और जब हम सर्किट को ऑफ, मतलब ऑफ कर देते हैं, क्लोज नहीं करते, ऑन कर देते हैं, उस वक्त क्या होता है? स्विच मतलब बंद हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया। तो आपने ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि लाजमी नहीं कि वो ऑन यूज करे। वो ये भी कह सकता है कि इफ स्विच इज क्लोज्ड, क्या कह सकता है भाई? मतलब स्विच को हमने क्लोज कर दिया, उसकी दोनों हिस्से आपस में क्या कर दिए? मिला दिए, बंद कर दिए स्विच को। फिजिक्स में ये उलट कॉन्सेप्ट होता है, हम उर्दू में अलग कह रहे होते हैं कि स्विच बंद कर दो तो मतलब ये बंद हो गया। इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब ये होता है स्विच बंद करने का मतलब है वो ऑन हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर हम स्विच ए को कर देते हैं ऑन, तो कौन कौन से बल्ब हैं जो जल उठेंगे? वो कैसे? ये हम सर्किट ऑन कर रहे हैं ना जी, ए वाला, तो ये 5 और ये 6 है। ये गुड। इसमें जो बेसिक बात है ना, वो पता है क्या है? बैटरी का निशान। बैटरी का निशान। जिस बच्चे को बैटरी के निशान की समझ आ गई ना, उसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और जिसने ये कहा कि यार ये बैटरी का निशान पता नहीं ये क्या, ये भी एक स्विच है, खुला है, ये तो सर्किट पूरा ही नहीं होगा, बल्ब जलेगा ही नहीं। बात की समझ आ रही है? तो उस वक्त वो क्या करेगा? इसको गलत कर देगा। हमेशा ये बैटरी का निशान होता है जो आपके सामने नजर आ रहा है। इसमें जो मोटी स्लाइड है ना, वो हमारे पास पॉजिटिव साइड है, और जो दूसरी है वो हमारे पास कौन सी है? नेगेटिव साइड है। अब जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो पॉजिटिव साइड से करंट बहता हुआ किस तरफ जाएगा? हमारे पास 6 की तरफ, और नेगेटिव साइड से बहता हुआ किसकी तरफ जाएगा? 5 की तरफ। ये दोनों बल्ब क्या कर जाएंगे? जल जाएंगे। लेकिन अगर ये करंट बहता हुआ डी की तरफ जाता है तो आगे डी स्विच क्लोज है, और अगर यही करंट बहता हुआ बी की तरफ जाता है तो बी भी क्लोज है। मतलब बाकी किसी पर कोई असर नहीं होगा। और ये दरमियान में बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये ना तो करंट को ऊपर जाने दे रहा है, ना ऊपर वाले करंट को नीचे आने दे रहा है। ये बैरियर लगा हुआ है दरमियान में, इसको रोक रहा है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान में रखना। अच्छा जी, ये वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपने ध्यान में रखना है। वो कह रहा है कि विच डाइवर, डाइवर कहते हैं गोताखोर को जो गोता लगा रहे होते हैं, डाइव करते हैं। वो कहता है कि विच डाइवर फील्स ग्रेटेस्ट अंडर वाटर प्रेशर, कि पानी के नीचे सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सा डाइवर फील करेगा? जो सबसे ज्यादा नीचे होगा। जैसे जैसे हम समंदर की तह में जाते हैं, हमारे पास पानी का प्रेशर क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। क्यों? मिसाल ले लें, पहले हम ऊपर थे तो हमारे ऊपर था जी 10 किलो पानी, अब हम चले गए नीचे तो हमारे ऊपर कौन कितना किलो आ गया? 20 किलो। तो हमें 20 किलो प्रेशर फील होगा। और अगर हम और नीचे चले जाते हैं तो हमें और ज्यादा पानी का प्रेशर फील करना पड़ेगा। ये तो सिंपल सी बात है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसमें यह क्या है कि जो बॉटम वन है ना, जो सबसे नीचे है, वो क्या कर रहा है? सबसे ज्यादा प्रेशर को फील कर रहा है।
जी लास्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है वाटर है डिस्चार्ज साइमल्टेनियसली फ्रॉम 4 होल्स, 4 सुराखों से पानी बह रहा है। कंटेनर लाइंग ओवर अ पिलर, जो कंटेनर है वो पिलर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। विच स्ट्रीक ऑफ वाटर विल लाइंग फास्टेस्ट, इसको फर्दरेस्ट मैं लिख बैठा हूं, ये क्या है, फास्टेस्ट है, तेजी के साथ बढ़ेगी। इफ नो स्ट्रीक इज इंटरफेयरिंग विद ईच अदर, अगर कोई भी एक दूसरे के साथ टकराई नहीं जा रही। तो वो कह रहा है कि कौन सी जो स्ट्राइक है ना उसका प्रेशर ज्यादा होगा और वो ज्यादा तेजी के साथ मूव करेगी। डी, क्यों जी, इस पे क्या है, पानी का प्रेशर ज्यादा है और पानी के प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये तो एक तो बाकी सबसे आगे की तरफ जाएगी, क्या करेगी, आगे भी जाएगी और तेजी के साथ पानी इसके अंदर मूव करेगा। अब मैकेनिकल एप्टीट्यूड का हमारे पास आज टॉपिक एंड हो गया, ठीक हो गया। इतना ही हमारे पास था जितना मैंने आपको समझा दिया। अब है आपकी अपनी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब आप लोगों ने अपने नोट्स से इन्हीं चीजों को, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, इन्हीं बातों को अपनी कॉमन सेंस को यूज करके इसको क्या करना है, सॉल्व करनी है। रोज के 10 कर सकें, 20 कर सकें, जितने कर सकें आप लोगों की मर्जी, लेकिन आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करके लाना। कुछ भी नहीं है, पक्की बात है। अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो मेरा नंबर सर से ले लीजिएगा, या मैं हमेशा इधर भी दिखाता होता हूँ आपको अपना नंबर। आप मुझसे पूछें, सर से पूछें, ठीक है, या जब मैं इधर आऊँ उस वक्त पूछ लें, जब दिल करे आप जिस वक्त पूछें, हरदम हाजिर हैं। बात की समझ आ रही है? बिल्कुल हेजिटेशन नहीं फील करनी, भाइयों की तरह जो बात पूछनी है खुल के पूछें, कोई बात की समझ नहीं है, इसके अलावा कोई बात की नहीं समझ आ रही, ISSB में किसी चीज़ के बारे में परेशान है, इनिशियल के बारे में परेशान है, इंटरव्यू के लिए परेशान है, इसके अलावा और अपनी स्टडी के हवाले से किसी भी जगह पे परेशान है, तो आप खुल के पूछें, ठीक है। क्योंकि मशवरा अमानत होती है, क्या होती है, अमानत, और अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। अगर आपसे कोई मशवरा मांगे तो उसे अमानत समझ के अच्छा मशवरा देना चाहिए।